Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. आज का जो टॉपिक है वो सर्जिकल इम्प्लीकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड थर्ड मोलर. सर्जिकल इम्प्लीकेशंस मीन्स कैसे आप सर्जरी करेंगे और क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे जब आप निकालेंगे इम्पैक्टेड थर्ड मोलर. ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पोजीशन, पहला है पोजीशन कि कितना डीप या कैसे प्लेस्ड है आपका थर्ड मोलर. जितना डीप होगा आपका थर्ड मोलर उतना वो डिफिकल्ट होगा और जितना वो हार्ड टिश्यू से कवर होगा उतना वो डिफिकल्ट होगा. म्यूकोपेरियोस्टियम, यहाँ पर देखना है हमें कि थिकनेस ऑफ म्यूकोपेरियोस्टियम जो कवर कर रहा है ट्यूबरसिटी ऑफ, जैसे कि ये आपका ऑक्लूजल आर्च है तो ये ट्यूबरसिटी है आपकी. ओके, तो ये म्यूकोपेरियोस्टियम ये कितना कवर कर रहा है. अगर पैलेटल रीजन में है तो ये आर्च रहेगा और ये आपकी ट्यूबरसिटी जो रहेगी निकली हुई कितना ये कवर कर रहा है. आपको म्यूकोपेरियोस्टियम के आगे नहीं जाना है, बियॉन्ड. जैसे अगर यहाँ पर म्यूकोपेरियोस्टियम के पीछे यहाँ पे सारी आर्टरीज वेन्स सारी कनेक्टेड होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, नर्व्स होती है, वो सब यहाँ पर पीछे से कनेक्टेड होती हैं. ओके, ये आपका पैलेट है, यहाँ पे आपके टीथ होंगे सब. ठीक है, ये सब कनेक्टेड होती है. जब हम लोग थर्ड मोलर निकालते हैं, जब हम लोग स्ट्रैपिंग करते हैं म्यूकोपेरियोस्टियम का, तो हम लोग को ध्यान से वहाँ पे म्यूकोपेरियोस्टियम हटाना है कि हम लोग नर्व वेसल या फिर ये सब जो आर्टरीज प्रेजेंट है उसको हार्म ना करे. तो ये देखना है कि कितना थिकनेस है म्यूकोपेरियोस्टियम का. मोबिलिटी ऑफ द जॉ, मोबिलिटी ऑफ द जॉ, कभी कभी पेशेंट के अंदर मोबिलिटी ऑफ द जॉ प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स जो वो लोग का जॉ है, जबड़ा जो है वो मूव करता है, तो उसको सपोर्ट देते हुए आपको थर्ड मोलर निकालना है. पहले आपको जो जॉ है उसको अच्छे से होल्ड करना है, पकड़ना है, फिर आपको उसका मोलर निकालना है. जॉ आपका मैंडिबल में प्लेस्ड होता है, इसलिए मैंडिबल को पकड़ के निकालना है. और मैक्सिला में मोबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ जॉ में ही मोबिलिटी होती है. सराउंडिंग बोन्स, कैसी उसकी बोन्स है, सराउंड करता है वो बोन, टूथ के आजू बाजू कितनी कैसी बोन है, कितनी डीप है बोन, वो आप देखेंगे यहाँ पे. और जितना डीप होगा बोन के अंदर उतना टूथ रिमूवेबल हार्ड होगा, और जितना वो बोन से बाहर होगा उतना वो इजी होगा. ये आप क्लासिफिकेशन में इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इम्पैक्शन का, उसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगी कितना बोन कैसे कैसे प्लेस्ड होता है अराउंड, वो क्लासिफाई किया गया. मसल अटैचमेंट, कितने मसल्स अटैच है आपके थर्ड मोलर को. जैसे कि बक्सिनेटर मसल जो होती है वो बकल साइड पे होती है, मैक्सिला और मैंडिबल के अपोजिट मोलर के ऊपर. और माइलोहायोइड मसल कहाँ होती है, लिंगुअल साइड पे. बकल साइड पे कौन सी होती है, मैक्सिला और मैंडिबल का जो मोलर होता है उसके बकल साइड पे कौन सी मसल होती है, बक्सिनेटर. और मायोहायोइड बोन्स, मायोहायोइड मसल्स ये कहाँ होती है, ये होती है लिंगुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैंडिबल. जो मैंडिबल है आपका नीचे का वो लिंगुअल साइड का यहाँ पर मायोहायोइड रहती है. डिपेंडिंग अपॉन द इम्पैक्टेड टीथ, कितना यहाँ पे इन्फेक्शन है, मसल्स कितनी अटैच है वहाँ पे, कितने कहाँ तक आपके मसल्स में इन्फेक्शन गया है, वेस्टिबूल में
इन्फेक्शन गया है, वो सब देखते हुए हम लोग को मसल कितनी अटैच है वो देखेंगे। नर्व्स अब आते हैं इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। ये ज़्यादा करके क्लोजली रिलेटेड होती है, जैसे क्लोज होती है मैंडिबल थर्ड मोलर में, और लिंगुअल नर्व लिंगुअल साइड पे होती है मैंडिबल के। तो दो नर्व्स को आपको प्रोटेक्ट करना है थर्ड मोलर निकालते हुए, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व और लिंगुअल नर्व। ये दो नर्व्स जो होती है वो थर्ड मोलर पीछे प्रेजेंट होती है, नियर अबाउट द टूथ, एकदम पास में होती है टूथ के। ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल्स आपको देखना है और प्रिकॉशन लेना है थर्ड मोलर के पास। यहाँ पर पैलेटाइन वेसल्स जो पैलेटल म्यूकोपेरियोस्टियल में होती है। अगर आप इंसिजन दे रहे हैं पैलेट पे, वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सुपरफिशियली कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है? ग्रेटर पैलेटाइन। ओके, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व पैलेट में प्रेजेंट होती है। तो इंसिजन देते टाइम आपको सल्कस में बहुत डीप नहीं जाना है थर्ड मोलर के यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देना है, क्या? ग्रेटर पैलेटाइन जो होती है उसको आपको प्रिवेंट करना है। मैक्सिलरी साइनस, कभी कभी टूथ निकालते वक्त मैक्सिला ऊपर वाला आपका पार्ट, मैक्सिलरी साइनस में इतना थिन होता है, ये समझो फेस है और यहाँ पे आपका मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है, ये आपकी नोज है, यहाँ पे आपकी आईज है। तो मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे प्रेजेंट है। कभी कभी हम मैक्सिला का जब टूथ निकालते हैं, यहाँ पे ये टूथ निकाल रहे हैं और यहाँ पर बहुत पतली सी थिन लेयर होती है बोन की, जो सेपरेट करती है एंट्रम को और मैक्सिलरी साइनस को। तो ये यहाँ पर परफोरेट होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आपका टूथ यहाँ पे आपने किया और टूथ निकल के आपका कहाँ पहुंच गया? मैक्सिलरी साइनस में आ गया। तो ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिलरी साइनस में टूथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैक्सिलरी साइनस आप ध्यान रखेंगे थर्ड मोलर निकालते टाइम मैक्सिला में, कि आपका मोलर मैक्सिलरी साइनस के अंदर ना जाए। टेरिगोपैलेटाइन फोसा, ये फोसा होता है, लोकेशन आप देख सकते हैं। जब आप डिस्टल साइड पे बहुत प्रेशर लगा के टूथ को निकालेंगे, डिस्टल साइड पे जब टूथ को निकालेंगे बहुत प्रेशर लगा के, तो ये चांसेस होते हैं कि आपका जो टूथ है वो टेरिगोपैलेटाइन फोसा में चला जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है? कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये है, आपको ध्यान रखना है। बकल पैड ऑफ फैट, बकल पैड ऑफ फैट क्या है? यहाँ पर जो बक्सिनेटर मसल है और मैसेटर मसल है, बक्कल पैड ऑफ फैट कहाँ प्रेजेंट होता है? दो मसल के बीच में, बक्सिनेटर एंड मैसेटर, ये दो मसल्स के बीच में होता है। अगर आपने गलती से भी बक्सिनेटर मसल को ब्रेक कर दिया, मतलब टेयर ऑफ कर दिया, तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा बकल पैड को, अगर आपने बक्सिनेटर मसल को टेयर ऑफ कर दिया। अब बक्सिनेटर मसल को जोड़ने के लिए हमें बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ सकती है, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बकल पैड ऑफ फैट है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? बक्सिलेटर और मसेटर मसल के बीच में, ये आप ध्यान से निकालें। इंफ्राटेम्पोरल फोसा, फोसा मीन्स अगेन कोई एरिया हो खाली। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में तित का जाना हो सकता है अगर आप बहुत एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, तो इंफ्राटेम्पोरल आना मतलब टूथ लॉस हो सकता है। इसकी वजह से सर्जरी क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी। उसको आपको ध्यान रखना, टूथ जो है वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में नहीं जाए।
ये बकल पैड ऑफ फैट मैंने 2 बार लिख दिया है तो इसे कट कर। पेरियोडोंटल कंसिडरेशन ये है कि इंसिजन जो आप कटिंग करेंगे, जो स्लिट मारेंगे तुत निकालने के टाइम, वो आपको ऐसा देना है कि जो आजू बाजू के एजेसेंट टीथ्स हैं, जो अगल बगल के आपके एजेसेंट टीथ है, उसके एपिथेलियल अटैचमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरियोडोंटल लिगामेंट्स जो एजेसेंट टूथ की है वो आपकी बची रहे। अदर स्पेसेस क्या है? टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस है, बकल स्पेस है, टेम्पोरल स्पेस है। इसमें आपका इंफ्रा टेम्पोरल स्पेस है। ये सब कनेक्टेड रहते हैं फेस में। तो थर्ड मोलर का यहाँ लॉस्ट होना हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फोसा में आपका तुत जो है लॉस्ट ना हो। आपको धीरे धीरे निकालना है इम्पैक्शन, और बहुत ध्यान से निकालना है। रूट मॉर्फोलॉजी, रूट उसकी कैसी है आपको ये देखना है कि कर्व है, एंगुलेटेड बहुत है, डिस्टल है, मीजियल है। किस टेक्निक से आप निकालेंगे उसकी रूट को, ये सब आप रूट मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। साइज ऑफ फॉलिकुलर सैक, अगर यंग पेशेंट है तो क्राउन जो होता है इम्पैक्टेड टीथ का वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से तुत जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो फॉलिकुलर सैक है वो किससे भर जाता है? बोन से। इसीलिए जो रिमूवेबल है, मतलब रिमूव करने के लिए तुत का डिफिकल्टी होने लगती है। जब यंग पेशेंट होता है तो फॉलिकुलर सैक क्या होता है, जो सराउंड करता है क्राउन को इम्पैक्टेड टीथ के, वो बड़ा होता है, तो इजीली रिमूव हो जाता है टीथ। जैसे जैसे एज बढ़ती है फॉलिकुलर सैक हमारा नैरो होता जाता है, वो बोन से भर जाता है। तो उस टाइम पे धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे तुत का डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा रिमूव करने के लिए। दैट मीन्स इम्पैक्टेड टूथ को आप रिमूव करने में डिफिकल्टी आएगी जैसे एज बढ़ेगी। कॉन्टैक्ट विद द मैंडिबुलर सेकेंड मोलर, आपको ये देखना है कि जितना भी आप फोर्स लगाएंगे थर्ड मोलार पे, उसके वजह से आपका सेकेंड मोलार पे कोई कांटेक्ट तो नहीं है, इम्प्रेशन तो नहीं पड़ेगा, सेकेंड मोलर आपका रिजॉर्व रूट मतलब रिजॉर्व तो नहीं हो जाएगा, या फिर यह देखना है कि सेकेंड मोलर आपका रिजॉर्व तो नहीं है, उसकी रूट रिजॉर्व तो नहीं है, या कोई केरीज तो नहीं है सेकेंड मोलर में, ये आपको देखना है। रिलेशनशिप विद द इंफीरियर एल्वुलर कैनाल, ये यहाँ पे देखना है। ये आप किससे देखेंगे? रेडियोलॉजिकल फीचर्स से, मतलब रेडियोलॉजी लेके देखेंगे रेडियोग्राफ कि इंफीरियर एल्वुलर कैनल जो होती है उससे रिलेशन में आपका तुत कैसे प्लेस्ड है। ओके, तो ये सारी सर्जिकल इम्प्लीकेशंस है, कैसे आपको तुत को निकालना है, ये सारी बातों को ध्यान रखें। अब रेडियोग्राफ के थ्रू हम कैसे जानेंगे कि हमारा तुत कैसे प्लेस्ड है, कैसे निकालना है। असेस, असेस मीन्स आप उसका रेडियो ओपेक लाइन देखेंगे, कितना वो ऑब्लिक रिज, जो ऑब्लिक रिज बनती है आपकी, उससे आपका तुत कितना दूर है, कितना पास है, ये इससे, इस रिज से आप देखेंगे वर्टिकली प्लेस्ड है, हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, या पुअर एसेस है, या पूरा इम्पैक्टेड है आपका। ये आप देखेंगे एसेस से, एसेसिबिलिटी किससे देखेंगे? रेडियोग्राफ। ये इससे पता चलेगा रेडियोग्राफ से कि कितना आपका तुत बोन में डीप है। पोजीशन एंड डेप्थ, आपकी पोजीशन कैसी है तुत की, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, मीजियल, डिस्टो एंगुलर, मीजो एंगुलर, या ट्रांसवर्स है पूरी। ओके, तो ये सारी लाइंस हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वार लाइन, वाइट लाइन, रेड लाइन एंड एम्बर लाइन, तो ये सब लाइंस देखने के लिए आप उस वीडियो को देखना अच्छे से। पोजीशन डेप्थ तो मैंने बता ही दिया कि कितना कैसा उसका पोजीशन रहेगा। एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी, अब
टूथ में कौन सी पैथोलॉजी प्रेजेंट है, ये हम लोग देखेंगे। पहले केरीज है या नहीं है, पेरियोडोंटाइटिस है या नहीं है, ओडोंटोम्स है या नहीं है, सिस्ट तो नहीं प्रेजेंट है, ये सब पैथोलॉजी हम देखेंगे। रूट्स, उसकी रूट्स कैसी है, कर्व है, एंगुलेटेड है, मीडियली शिफ्टेड है, डिस्टली शिफ्टेड है, वो हम देखेंगे रूट्स। क्राउन, इसका क्राउन कैसा प्लेस्ड है, बहुत प्रोमिनेंट क्राउन है या लार्ज बल्बस क्राउन है, बड़ा क्राउन है या स्मॉल छोटा सा कोनिकल क्राउन है, या पूरा फ्लैट क्राउन है। जब बल्बस क्राउन होगा तो वो पूरा मोटा मोटा ऐसा होगा क्राउन। जब ये बल्बस और प्रोमिनेंट, ये सब बड़े बड़े क्राउन्स ऐसे रहेंगे आपका, तो ये सब निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब बड़े बड़े क्राउन्स होंगे आपके टूथ के। तो ओके, अगर आपका क्राउन वहीं पर छोटा सा होगा और रूट होगा तो ये निकालने में इजी होता है। या आपका क्राउन हल्का सा ऐसे फ्लैट होगा तो ये निकालने में एज कंपेयर टू बल्बस और प्रोमिनेंट के स्मॉल कोनिकल और फ्लैट जो क्राउन्स होते हैं उसको निकालना इजी होता है। कभी कभी ये होता है कि क्राउन जो है सेकंड मोलर का वो हिंडर करता है थर्ड मोलर को निकलने से। तो ये भी देखना है हमें कि सेकंड मोलर कहीं रिजॉर्व, रूट उसकी रिजॉर्व तो नहीं हो गई है, या सेकंड मोलर उसको फोर्स तो नहीं लगा रहा। कभी कभी ऐसे होता है। ये टूथ है और ये आपका ये टूथ है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इसको निकलने में ये यहाँ पर पूरा कवर कर लेगा आपका सेकंड मोलर। ये सेकंड मोलर है, ये थर्ड मोलर है। ये आपको इस टूथ को निकलने नहीं देगा, यहाँ पे हिंडर करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, इसको रोक देगा। तो ये आपको देखना है कि क्राउन कैसे प्लेस्ड है, उसका रूट कैसे प्लेस्ड है। वाफ्स लाइन ये हम देखते हैं, ये पूरा खत्म करने के एंड में देखेंगे इसे डिटेल में, क्योंकि इसकी टेबल है, इससे पता चलेगा कितना डिग्री आपका एंगल बन रहा है टूथ का निकालने के लिए। बोन टेक्सचर, आपका बोन कैसा है, बोन जैसे हार्ड है, डेंस है, ये सब आप देखेंगे। इलास्टिक है, कैंसरलेस बोन है प्रेजेंट है, ये आप देखेंगे बोन की टेक्सचर में कि बोन बहुत फ्रेजाइल तो नहीं है, इम्पैक्टेड टूथ निकालते निकालते कहीं आपकी बोन ना टूट जाए, तो ये आप देखेंगे। फ्रैक्चर तो नहीं है बोन में, ये देखेंगे। ये सब बोन टेक्सचर में आता है। पोजीशन एंड रूट पैटर्न ऑफ सेकंड मोलर, आपको मैंने जैसे बताया पोजीशन एंड रूट पैटर्न, सेकंड मोलर की रूट कैसी है, रिजॉर्व तो नहीं हो गई है कहीं वहां पे, सेकंड मोलर में केरियस तो नहीं है, उसका पोजीशन कैसे है वो हम देखेंगे पोजीशन एंड रूट पैटर्न ऑफ द सेकंड मोलर में। फिर देखेंगे रिलेशनशिप विद इंफीरियर एल्वेलर नर्व, ये देखेंगे हम नर्व उसकी इंफीरियर एल्वेलर देखेंगे कि कितनी क्लोज है आपका थर्ड मोलर इंफीरियर एल्वेलर नर्व के, कितना क्लोज है, उसी हिसाब से हम इम्पैक्शन अपना टूथ निकालेंगे, इम्पैक्शन निकालेंगे, इम्पैक्टेड टूथ। तो ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें रेडियोग्राफ से दिखेंगी, ये नेकेड आइज से नहीं दिखेंगी आपको। बोन टेक्सचर और रूट का पोजीशन ये सब नेकेड आइज से नहीं दिखेंगी इंफीरियर एल्वेलर नर्व। तो रेडियोग्राफ लेते टाइम हम लोग ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि हमको ये सब देखना है जब हमने रेडियोग्राफ लिया है। फिर अब देखेंगे हम लोग वार्फ्स असेसमेंट, स्कोरिंग वार्फ असेसमेंट। वार्फ्स, first one is W for Winters classification, H for height of the mandible, A for angulation of the mandible, R for root shape, F for follicle, and the last one warf, and the last one is path of exit, that is S, is denoted by S. Path of existence. This is the verbs assessment. The first we are going to see is, here what happens that there is a number given and the subdivisions are there and the total number of words assessment is 33. As the number increases, there will be the complication of the case of impacted teeth will be hard. More the number, more big number you are going to get, more
the complex will be the surgery. So Winter's classification first. First is horizontal, then disto-angular, mesio-angular and vertical. How you are going to learn this? First you are going to learn the horizontal and the vertical in the last, horizontal and vertical in the last, then distal side, the back side and the front side. Which one? The distal, the backward and the frontward. Distal angular and mesioangular. So here this is only the place where you are going to denote the number opposite, that is 0, 1, 2, then 2. From downward 0, 1, 2, 2. Okay. Rest of the places you are going to start with the 0 from upward. Height of the mandible. How much the height is. If the height is 1 to 30 mm, it is denoted by 0. Then 31 to 34 mm, it is denoted by 1. 35 to 39 mm, it is denoted by 2. This way you are going to the mm. You are going to measure the height of the mandible and you are going to denote the number of the assessment. Angulation of the mandible. How much the angle is, your mandible is angulated. That is, if there is a 1 to 50 degree, then 0, again 0, 1, 2, 3, 4. Here also 0, 1, 2. But in the first, as I have told you, you are going to write it from the downward 0, 1, 2. Then again 2 is repeated here. This is the trick to learn. दिस इज आई एम गोइंग टू मेक दिस टेबल. मैं बहुत इजी बनाने वाली हूँ इस टेबल को. सॉरी, मैं भूल गई थी हिंदी में बोलना है. ये बहुत इजी बनाने वाली हूँ टेबल को, तो आप अच्छे से देखिए. पहले क्या है, हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल डिस्टल मतलब पीछे का साइड, मीजियल मतलब आगे का साइड, वर्टिकल. पहले ऊपर हॉरिजेंटल लिखेंगे आप, फिर नीचे वर्टिकल लिखेंगे. उसके बीच में जो गैप है वो डिस्टल और मीजियल से फिल कर देंगे. यहाँ पे 0 से नीचे से आप देखेंगे नंबर को डिनोशन करेंगे. बाकी सारी जगह पे आप ऊपर से देंगे 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ऐसे. बस यहाँ पर ये केस है, यहाँ पे आपको उल्टा देना है. 0, 1, 2, फिर 2 को आपको रिपीट करना है. हाइट मापनी है आपको. इतनी अगर हाइट होगी तो आप 0 देंगे. अगर 31 से 34 होगा तो 1 देंगे. 35 से 39 होगा तो 2 देंगे. एंगुलेशन ऑफ द मैंडिबल. कितना एंगल आपका, ये मैंडिबल समझ लीजिए, ये कितना एंगल आपका एंगल बन रहा है. अगर 1 डिग्री से 50 डिग्री तक एंगल बन रहा है तो आप 0 देंगे. जैसे फिर 50 के बाद क्या आएगा, 60, 70, 80, 90 ऐसे आप लिख लेंगे. अगर 60 से 69 तक आया तो 1, फिर 70 से 79 आया तो 2, 80 से 89 आया तो 3, अगर 90 प्लस जा रहा है तो 4. ये सारे एंगुलेशन है मैंडिबल की. कैसे आपको याद रखना है, पहले आप 1 to 50 याद रखिए, फिर 60, 70, 80, 90. 60 के 70 के पीछे वाला नंबर कौन सा होता है, 69. 80 के पीछे वाला कौन सा होता है, 79. 90 के पीछे वाला कौन सा होता है, 89. ये आप ऐसे लिख सकते हैं. रूट शेप. रूट की शेप आपकी कैसे, पहली है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रूट है, या फिर फेवरेबल कर्वेचर है, हल्का सा कर्वेचर है, या फिर अनफेवरेबल कर्वेचर. ऐसा कर्वेचर है कि आपको निकालते वक्त बहुत डिफिकल्टी होने वाली है. ये 3. यहाँ पर भी आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे. बस ये 2 केस है यहाँ पे, विंटर्स क्लासिफिकेशन और रूट शेप में. यहाँ पे आपको 1, 2, 3 देना है, 0 नहीं देना है. बाकी सारी जगह पे देखिए 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे उल्टा स्टार्ट है. यहाँ पे बस 1, 2, 3 देना है रूट शेप में. फिर फॉलिकल्स. फॉलिकल्स मैंने बताया, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके फॉलिकल्स एनलार्ज होना कम हो जाएंगे. ओके. तो नॉर्मल, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल पॉसिबल है, नॉर्मल है तो 0 होगा, पॉसिबल एनलार्ज है तो 1 होगा, एनलार्ज्ड है तो 2 होगा. नॉर्मल क्या होगा, 0, पॉसिबल एनलार्ज है फिर 1 है, उसका एनलार्ज है तो 2 है. पाथ ऑफ एग्जिस्ट. किससे आपका दांत निकलेगा, कितना स्पेस अवेलेबल है आपके दांत को निकलने के लिए. स्पेस अवेलेबल, अगर स्पेस अवेलेबल है, जगह है वहां पे, तो 0 होगा. अगर डिस्टल कस्प कवर्ड है, अगर डिस्टल कस्प जो आपका है वो कवर है, या फिर मीजियल कस्प कवर है, जैसे कि ये टूथ है आपका, ठीक है. अब आपका सिर्फ डिस्टल कस्प कवर है बोन से, ये बोन है आपकी,
ये बस डिस्टल कस्प कवर है आपका, तो ये 1 देंगे। अगर पूरा मीजियल कस्प, ये पूरा कवर है क्राउन आपका कस्प, तो हम 3 देंगे। अगर दोनों कवर है, पूरी टीथ कवर है, जब मीजियल कवर है तो मीजियल हल्का हल्का आपका दिखेगा, जैसे ऐसे ये हल्का, ये हाफ कवर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बोन से। अगर पूरा कवर है, जैसे पूरी बोन के अंदर है ये आपका दूध, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये थर्ड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। फिर इसका जब आप टोटल करेंगे वाफ्स का, पूरा टोटल करेंगे तो नंबर क्या आएगा, पूरा मिलके आपको 33 मिलेगा नंबर। ओके, तो ये है स्कोरिंग, कैसे आप स्कोर करेंगे, कैसे आपका कॉम्प्लिकेटेड है इम्पैक्शन की कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस तरीके से आप अपना देखेंगे केस आपका कैसा है। आप डिटरमाइन करेंगे पहले केस को, क्या क्या है, कैसे आप निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा कि नहीं, ये सब आप देखेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज है, मतलब देखने के लिए कि आपका इम्पैक्शन किस तरीके से है, कि आप किस तरीके से किस डायरेक्शन को उस लेके जाएंगे सर्जरी को, कि आपका टिथ जो है इम्पैक्टेड वो इजीली निकल जाए आपके पेशेंट का। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। शेयर करिए पेंडेंट डेंटिस्ट्री चैनल को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ, और कि वो भी ये वीडियो को देख सके और इम्पैक्शन का टॉपिक इजीली अंडरस्टूड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेंडेंट डेंटिस्ट्री। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, या सब्सक्राइब भी बोल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।